जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छे से और मस्त चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों गति। तो गति में मैंने आपको बताया था फिजिक्स में कि जो गति होता है उसमें हम पढ़े क्या, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने किया क्या, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मेरा गला थोड़ा सा सही नहीं है आवाज थोड़ा बदली जाएगी, लेकिन एडजस्ट करना। देखो आप दोस्तों, सबसे पहले न्यूटन के गति का जो नियम था उसने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, जिसमें प्रिंसिपिया में गति के नियम को सबसे पहले दिया। और उसने बताया कि गति के 3 नियम हैं। तो गति के 3 नियम हैं। तो सबसे पहले जो गति का न्यूटन का जो प्रथम गति नियम था, इसको किस किस नाम से जानते हैं, अर्थात इसका और किस नामों से जानते हैं। देखना, जो गैलीलियो था ये भी एक वैज्ञानिक था जो इसका सहयोगी था, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कि जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जैसे में देखो, इसका मतलब क्या, इसने कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल, मतलब बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। मतलब न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों, वो कहता है अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, मतलब कोई एक बाह्य बल मतलब कोई वस्तु लगाकर उसे रोका नहीं जाए, तब तक वो वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी। फिर जड़त्व कहते हैं किसे, लेकिन हुआ क्या, जड़त्व कहते किसे हैं, देखिएगा, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। मैंने अभी क्या बताया मेरे प्यारे मित्रों कि प्रथम गति का प्रथम नियम भी यही कहता है, जड़त्व की परिभाषा को ये पालन करता है गति का प्रथम नियम, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जब इसमें हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, बाह्य बल कोई वस्तु, तो जब बल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। एग्जाम में प्रश्न आता है मेरे प्यारे मित्रों कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा का वर्णन मिलता है, तो जो प्रथम नियम है उसी से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक, तो बल की जब परिभाषा मिलती है तो बल कहते किसे हैं, तो बल देखिए, बल होता क्या, यानी फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। जैसे ये मार्कर है, देखो ये मार्कर है ना, मैं इसे छोड़ दूंगा, छोड़ा तो नीचे गिरा ना, तो मतलब मैंने क्या किया, इस हाथ को फैला दिया। अब जब इसे पकड़ा के बल का यूज किया ना, तो मतलब बल के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। असदिश राशि को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, विषुवत बल। याद है कि नहीं? तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद तो जान जाइए कि बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि इसको बल को जो परिभाषा दिया था न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसका मात्रक इसी के वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक इसका डाइन होता है। वो डाइन न समझ लेना जो घरों में डाइन मिलती है, ठीक है। अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 पर घाते 5 डाइन होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा याद है कि नहीं ये बताओ, ये MLT पर -2। ये बीमा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसी राशि, सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो 1 न्यूटन बराबर
10 पर घाते 5 डाइन होता है। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे में आप कभी सफर करते हो, देखते हो बस में बैठे हो चाहे ट्रेन में बैठे हो, तो अचानक जब बस चलती है, जब बस क्या करती है, चलती है, तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, और जब अचानक बस रुकती है, गति में रहती है, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। बात समझे मेरे प्यारे मित्रों? चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए जब उसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण में मैंने बताया प्रथम नियम, द्वितीय को गैलीलियन नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व को उदाहरण मैंने लिखा है, मतलब कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण क्या है? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखते हैं जैसे ही गाड़ी चलती है पीछे की ओर झुक जाते हैं। फिर क्या है? दूसरा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, लगता है गिर जाएंगे आगे की तरफ। देखे ना, ये किसका उदाहरण है? ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। जब कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर, देखना एग्जाम में आ चुका है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। मतलब कंबल को हाथ पीटते हैं किससे? डंडे से, और उसमें से क्या निकलते हैं? जैसे झाड़ते हैं ना, देखते हैं ना, इस तरह करके झाड़ते हैं। तो वो किसका उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम नियम यानी गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। फिर संवेग। संवेग होता क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुणे द्रव्यमान, अर्थात P बराबर mv। और यह कैसी राशि है? आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों, संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि संवेग का बीमा क्या होती है, तो आप मुझे बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों कि संवेग की बीमा क्या होती है। तो मैंने बताया था कि जो संवेग की बीमा होती है, याद है कि नहीं? एम एल टी पर -1, यही बताया था ना मैंने कि यम यल टी पर -1 होती है संवेग की बीमा। फिर न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल। संवेग परिवर्तन की दर मतलब समझते हैं? संवेग परिवर्तन की दर का मतलब P/T। संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के, मतलब आरोपित बल के समानुपाती व संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में होता है। मतलब जिधर हम बल लगाएंगे उधर ही तो वस्तु जाएगी। जैसे मैं इस मार्कर को किधर फेंकने की कोशिश करूंगा, अगर बल लगाकर इधर फेंकने की कोशिश करूंगा तो इसका वेग किस दिशा में जाएगा? जिस दिशा में हम बल लगाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि बल का जो व्यंजक है, यानी कि ये बल का व्यंजक है F बराबर ma, ये न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब बल का व्यंजक होता क्या है? F बराबर m है। ये आप याद रखना, परिभाषा प्रथम नियम से, अब व्यंजक द्वितीय नियम से, लेकिन प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग होता है। कभी कभी लड़के गलती कर जाते हैं, पूछता है एग्जाम में कि न्यूटन का कौन सा नियम उसी का अंग होता है। जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है वो दूसरे नियम का अंग होता है, मतलब हिस्सा होता है। ये पूरी पॉइंट आपको न्यूटन में द्वितीय नियम में बस यही याद रखना है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और प्रथम नियम में याद क्या रखना है? उससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे देखते हैं तीसरा नियम मेरे प्यारे मित्रों। देखिए दोस्तों, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन के तृतीय नियम का मतलब ये होता है सीधा, जब किसी वस्तु पर हम सीधा बल ऐसे लगाते हैं, चाहे किसी वस्तु को ढकेलते हैं, तो उतना ही बल हमें क्या आता है? वापस मिलता है। जैसे दीवार है ना, व्हाइट बोर्ड है, मैं इस पर क्या करूंगा? जोर से पंच करूंगा। जब पंच करने पर होगा क्या कि उतना ही, ये तो जाएगा नहीं उधर, लेकिन जितना बल से हम इस पर पंच लगाते हैं उतना ही बल ये हम पर भी लगाता है।
तो देखते हैं कभी कल मारने पर चोट लगती है ना तो उतना ही वो भी मारता है। तो कहने का मतलब न्यूटन का जो तृतीय नियम है मेरे प्यारे मित्रों, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वही वस्तु हमारे पर उतना बल लगाती है। इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे देखें बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना। मतलब हम बंदूक जब चलाते हैं तो क्या होता है, उसे छोड़ने के बाद थोड़ा सा झटका मारता है, तो मतलब जितना बल हम उधर लगाते हैं उतना ही बल बंदूक हम पर लगाता है। जैसे नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। मतलब कभी देखे होंगे नाव पर आप चढ़े होंगे, नाव से जब आप नीचे क्या करते हैं कूदते हैं तो उतना क्या होती है, नाव पीछे की तरफ हटती है। ठीक रॉकेट के उड़ाने में, मतलब रॉकेट को उड़ाने में रॉकेट सिद्धांत भी न्यूटन के तृतीय नियम पर क्या करता है, आधारित होता है। मतलब जितना वेग से वो नीचे लगाता है उतना ही वेग से वो ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत मतलब सीधा समझो, न लेना न देना, न हम लेंगे न देंगे। मतलब सीधा कहने का मतलब इसका यह है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। नियत रहने का मतलब है कि टक्कर लगने से पहले का बल और टक्कर लगने के बाद का बल, अर्थात दोनों का संवेग, यानी टक्कर लगने के पहले का संवेग, टक्कर लगने के बाद का संवेग, दोनों अगर बराबर हो जाए अर्थात नियत हो जाए तो मतलब वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। अर्थात करने का मतलब P1 बराबर P2 अर्थात M1 V1 बराबर M2 V2। आज एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ये कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है और वे क्या करती है। जैसे मैंने ये दो मार्कर ले लिया, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस समझ। जैसे इसका भी कुछ बल होगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा। ये दोनों क्या करती है, एक वेग से, इसका द्रव्यमान 5 किलो, इसका भी द्रव्यमान 5 किलो, ये 25 मीटर प्रति सेकंड से इधर से तेज से आ रही है, भी 25 मीटर प्रति सेकंड से, तो मतलब ये दोनों जब लड़ेंगी तब भी इन दोनों का संवेग क्या होगा, लड़ने से पहले और लड़ने के बाद के दोनों का बराबर होगा। अगर कोई मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं देखिए यहां पर मैंने ले लिया, ध्यान समझना, अब मैंने क्या कर लिया, ये इंक ले लिया और ये मार्कर ले लिया। इंक भरा हुआ है तो इसका वजन हो गया मान लो 10 ग्राम, 10 ग्राम नहीं, देखो कितना है 15 ml हो गया। और ये क्या हुआ, इधर से बड़ी तेजी से आया और इसका क्या किया 10 ml, मतलब इसका द्रव्यमान अधिक हो गया, इसका द्रव्यमान कम हो गया। और जब ये दोनों तेजी से आएंगे इसकी गति तेज होगी, इसकी गति थोड़ा सा क्या होगी, धीमी होगी। और जब ये लड़ेंगे तो दोनों की गति क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब किसी एक का दिया रहेगा द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान नहीं दिया रहेगा। एक की चाल दे देगा, दूसरे का चाल अर्थात वेग दिया रहेगा, दूसरे का वेग नहीं दिया रहेगा। एक कोई पूछेगा आपसे, ठीक। आवेग क्या होता है, जब हम कोई बड़ा बल, जैसे हम कोई दरवाजा खोलने जाते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को, जैसे ही हम दरवाजा खोलने जाते हैं, देखो दरवाजा खोलते वक्त हम कितना बल लगाते हैं, हमारा वजन जो है हो गया 60-65 किलो वजन। दरवाजे का वजन कितना होता है, 15 या 10 किलो या 20 किलो। लेकिन जब हम उसे खोलने जाते हैं तो हमारा बल उस पर थोड़ा सा बल लगता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। अर्थात आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, F बराबर डेल्टा टी, और इसी को हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। और आवेग और संवेग का मैंने बताया था कि जो बीमा होती है सेम होती है, तो उसी प्रकार इस आवेग की बीमा क्या होगी, mLT पर -1। ये याद रखना, बात पूरी समझे कि नहीं मेरे दोस्तों। तो कुछ बल ऐसे होते हैं जिनके बल के बारे में आपको मैं कुछ
परिभाषित और कर देता हूं। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो मेरे प्यारे मित्रों। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बल बता देता हूं मैं। देखिए हम कुछ बल के बारे में बताएं कि बल के कैसे कैसे हम बल लगा सकते हैं। देखिए अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसी चीज है कि जब हम किसी चीज को गोल घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोल घुमा कर रहे हैं, वृत्ताकार मार्ग है और उसको गोल घुमा रहे हैं। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो कोई भी चीज गोल गोल नहीं घूम सकती। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना। अगर ये पृथ्वी पर अभिकेंद्रीय बल न लगे, सूर्य द्वारा अगर पृथ्वी पर अभिकेंद्रीय बल न लगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाएगी। ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ जो बल, वास्तु सही है ना मेरी? अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। मान लो वृत्त है, इसका एक केंद्र है और इस पर कोई भी वस्तु चलेगी इस तरह, तो ये बल जब ये क्या करती है, ये बल क्या करता है? अंदर की तरफ लगता है। ये बल कहां लगता है? अंदर की तरफ जब बल लगता है तो ये कैसा मार्ग कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अर्थात इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। इस बात को याद रखना। और अभिकेंद्रीय बल बराबर होता क्या है? एग्जाम में आ चुका है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर mv² बटे में r। आप जानते हैं कि जहां F क्या? Fc अभिकेंद्रीय बल, m है आपका द्रव्यमान, v है वेग और r है आपकी त्रिज्या। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग कर रहा है तो कोई त्रिज्या तो होगी। इसीलिए याद रखना, अगर कोई कहे कि क्या तुम किस बल के अभाव में गोल गोल नहीं घूम सकते हो, तो आप जान जाना वहां पर अभिकेंद्रीय बल का अभाव है। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, अब आता है अपकेंद्रीय बल। देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अभी का अप मतलब इसका अभी का उल्टा। अभिकेंद्रीय बल को ये पूछा था एग्जाम में, छद्म बल किस बल को कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल को ही छद्म बल कहते हैं और जड़त्वीय बल भी कहते हैं। ध्यान देना एकदम मेरे प्यारे मित्रों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा जड़त्वीय बल किसे कहते हैं? तो जड़त्वीय बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। छद्म बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल को। तो इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। मतलब ये था अभिकेंद्रीय, इसमें क्या होता है? कोई वस्तु अगर घूम रही है तो ये वाला जो पोर्शन घूम रहा है, इसका जो बल है ये बाहर की तरफ लगेगा। अभी मतलब अंदर की तरफ, लेकिन इसमें जो बल लगेगा जब कोई वस्तु घूमेगी तो वो बल कहां? बाहर की तरफ। जैसे में देखे होंगे कि जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो लोग गोल गोल घुमाते हैं, तो जब गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें जो मक्खन होता है वो बाहर की तरफ फेंकते हुए आता है इस तरह से। देखे होंगे? नहीं देखेंगे तो इस बात को याद रखना, अच्छे से जाकर देख भी लेना। जो अपकेंद्रीय बल होता है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन है, इसका उदाहरण है क्या है? देखना, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई, ये सब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। और अपकेंद्रीय बल को छद्म बल और जड़त्वीय बल भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना मेरे प्यारे। इसमें जो केंद्रीय में बाहर की तरफ बल लगता है, अभी मतलब भीतर की तरफ बल लगता है। ठीक, लेकिन बल आघूर्ण क्या आता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्षणिक
मतलब इन सबको घुमाने का जो काम करता है, अभिकेंद्रीय बल को चाहे अपकेंद्रीय बल को, वो बल आघूर्ण के माध्यम से घूमता है। अर्थात बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई पिंड है, या तो अंदर हो या तो बाहर हो, उसको घुमाने का जो काम करता है वो बल आघूर्ण करता है। अब बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे आघूर्ण। और बल गुणे आघूर्ण हो तो देखो यहां बल गुणे आघूर्ण होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक, पूछेगा बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अगर पूछते इसकी बीमा क्या होगी बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण की बीमा यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2 होती है। ये इसकी बीमा होती है। इस पॉइंट को याद रखना मेरे प्यारे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, उतार रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। देखना, करना का एग्जाम में सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। एक बार अगर आप नोट्स बना लिए तो एग्जाम के टाइम उसे भी एक बार पढ़ोगे, याद कर जाओगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं, मैं क्लास आपको इतना ही रखता हूं। कल पढ़ेंगे सरल मशीन, उत्तोलक। सरल मशीन होता क्या है, ठीक है, सिंपल मशीन। कल का टॉपिक रहेगा सिंपल मशीन। आज हमने गति से संबंधित पूरे पॉइंट को खत्म कर दिया। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इससे अधिक हो भी नहीं सकता है। अगर एक आध पॉइंट कोई छूटा हो तो मैं क्या करूंगा, एक मैराथन क्लास ले लूंगा और उसमें पूरे क्लास को खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर भी आप लोग क्लास देखते रहें। क्लास समझ में आई हो मेरे प्यारे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से होती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।